नमस्कार दोस्तों। आज से मैं ग्रामीण परिवेश की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ अपने चैनल पे। और मैं ये वादा करता हूँ कि आपको कि मैं पूरा ग्रामीण परिवेश जो कि यूपी लेखपाल के ऑफिशियल सिलेबस में जिस जिस टॉपिक का जिक्र किया गया है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे डिलीवर करूँगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करें अपने सारे सभी प्रकार के डाउट्स को। तो ये पहली क्लास है, इसमें हम केवल ग्रामीण परिवेश का परिचय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लेखपाल में 25 मार्क होल्ड कर रहा है, जो कि 1/4 ऑफ द टोटल पेपर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले क्वेश्चन है, क्या पटवारी ही लेखपाल है? मैं क्वेश्चन से इसलिए शुरू कर रहा हूँ ताकि मैं आपको शुरू से बता सकूँ कि इसे किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, पहले किन किन टॉपिकों को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, क्या पटवारी ही लेखपाल है? तो मैं आपको बता दूं कि 1952 में 1952 के पहले पटवारी केवल यूपी में ही लेखपाल बन गया। पर पटवारी को जो पद था उसे केवल यूपी में ही उसे लेखपाल के नाम से जाना गया और चौधरी चरण सिंह ने लेखपाल नाम रखा। इसके पहले पटवारी ही चला आ रहा था। तो 1952 के पहले पटवारी था यूपी में, लेकिन केवल यूपी में ही उसे लेखपाल का नाम दिया गया, जो कि चौधरी चरण सिंह द्वारा दिया गया था। तो इसके पहले पटवारी ही चला आ रहा था, जो कि शेर शाह सूरी ने रखा था। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में आज भी इसे पटवारी के नाम से ही जानते हैं। तो ये थी आपकी इसका उत्तर कि क्या पटवारी ही लेखपाल है। अब मैं बात करता हूँ राजस्व उप निरीक्षक के बारे में। मैं बता दूं कि ये भी लेखपाल होता है। राजस्व उप निरीक्षक यही लेखपाल होता है और ये ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करता है। फिर यहाँ पर राजस्व निरीक्षक, ये क्या होता है? ये हमारा कॉन्गो होता है, CONGO, कॉन्गो। तो ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता जो होता है वो लेखपाल होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से राजस्व के लिए सरकार का सबसे छोटा प्रशासनिक पद की अगर मैं बात करूं तो ये अमीन होता है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों से राजस्व के लिए यानी रेवेन्यू के लिए सरकार का सबसे छोटा प्रशासनिक पद ये हमारा अमीन होता है। अब ये जो अमीन है ये किसको रिपोर्ट करेगा? ये लेखपाल को रिपोर्ट करेगा। तो ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित करने वाला सरकार का नुमाइंदार होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये लेखपाल है इसे किन किन खंडों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लेखपाल को यहाँ पे दो भाग में डिवाइड किया गया है, RL CL। RL का मतलब है राजस्व लेखपाल और CL का मतलब है चकबंदी लेखपाल। राजस्व लेखपाल की मैं बात करूं, केवल लेफ़्ट साइड के पोर्शन को अगर आप देखें तो राजस्व लेखपाल अगर आप होंगे तो सबसे पहले उसके बाद उसमें अगर मैं बात करूं पैसा मनी कैसे जाता है, पैसा कैसे जाता है, तो राजस्व लेखपाल लेवल 3 का पदाधिकारी होता है। तो ये रेवेन्यू कलेक्ट करके कानून गो को देगा, कानून गो जो कि राजस्व निरीक्षक होता है, जिसको मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि राजस्व निरीक्षक कौन गो होता है। कौन गो पैसा कलेक्ट करके नायब तहसीलदार को देगा। ये नायब तहसीलदार सबसे छोटा न्यायिक पद होता है जिसकी 4200 रुपये ग्रेड पे रहती है। तो ये कानूनगो नायब तहसीलदार को रिपोर्ट करेगा, रेवेन्यू देगा, पैसा देगा। फिर नायब तहसीलदार इसे तहसीलदार को देगा और तहसीलदार हमारे SDM को देगा, जो कि उप जिलाधिकारी होता है। और उप जिलाधिकारी जिलाधिकारी यानी कि कलेक्टर को दे देगा। इसी को हम जिला स्तर पर राजस्व विभाग का संगठन कह सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग जिला स्तर पर राजस्व विभाग का संगठन कह सकते हैं। अब बात करते हैं आपके लेफ़्ट साइड में, अरे राइट साइड में, चकबंदी लेखपाल। CL का मतलब है चकबंदी लेखपाल। CL मतलब चकबंदी लेखपाल। तो चक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चक का मतलब होता है खेत। चक का मतलब होता है खेत। अब चकबंदी लेखपाल की बात कौन सा पद रहेगा? ये पद रहेगा हमारा चकबंदी कानून गो का, चकबंदी कानून गो का। उसके बाद है सहायक चकबंदी अधिकारी, जिसको हम कहते हैं ACO, SCA यानी कि सहायक चकबंदी अधिकारी, जिसको हम कहते हैं ACO। उसके बाद होता है हमारा
चकबंदी अधिकारी यानी कि सीओ। उसके बाद होता है बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी यानी कि बीसीए। अब मैं आपको बता दूं कि अब आप इसको देखिए। सबसे पहले राजस्व लेखपाल की ओर देखिए, इधर देखिए चकबंदी लेखपाल की ओर। अगर हम इसके थर्ड पॉइंट नायब तहसीलदार की अगर हम बात करें तो नायब तहसीलदार का इक्वल टू ये किसके इक्वल होता है, साइड में आप देख सकते हैं एससीओ के भी इक्वल होता है, यानी कि सहायक चकबंदी अधिकारी के बराबर ये दोनों पद होते हैं। मतलब राजस्व लेखपाल का न्यायिक नायब तहसीलदार और चकबंदी लेखपाल के अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी, ये दोनों एक ही तरीके के पद होते हैं, यानी कि इन दोनों का ग्रेड पे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इक्वल रहता है। इसके बाद है इसमें तहसीलदार टी से, यहाँ है सीओ, ये दोनों भी इक्वल रहता है। तहसीलदार तहसील स्तर पर राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी रहता है, और यहाँ पे ये चकबंदी अधिकारी यानी कि सीओ, ये दोनों इक्वल रहते हैं। उसके बाद उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम की बात करें, ये हमारा बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी के इक्वल रहता है। तो ये था हमारा प्रॉपर डिवीज़न कि लेखपाल किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये मैंने डिवाइड किया, ये डिवाइड इस तरीके से डिवाइड किया है कि एक है हमारा राजस्व लेखपाल और दूसरा है हमारा चकबंदी लेखपाल। तो इस चीज़ों को हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अभी तक तो हमने देखा कि लेखपाल को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। अब एक पॉइंट आपको ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद हम लोग राजस्व परिषद के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 1953 में 1953 में चकबंदी अधिनियम बना। 1953 में चकबंदी अधिनियम बना और 1954 में 2 तहसील में सबसे पहले लागू हुई थी। यानी कि 1953 में चकबंदी अधिनियम भी बना और 1954 में ये चीज़ 2 तहसीलों में लागू की गई, जिसमें से एक था हमारा मुजफ्फरनगर और इसकी तहसील का नाम था कैराना। यानी कि सबसे पहले लागू हुई थी एक मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील और दूसरी मुसाफिर खाना सुल्तानपुर की तहसील में। और 1958 में पूरे यूपी में चकबंदी अधिनियम लागू हुआ और चकबंदी लेखपाल की पोस्ट का गठन किया गया। तो ये बातें हमको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं राजस्व परिषद की। राजस्व परिषद यहाँ लिखा हुआ है। तो राजस्व परिषद यानी कि राजस्व संबंधी विवाद निपटाने के लिए शीर्ष न्यायालय जो है वही है हमारा राजस्व परिषद। अब मैं आपको बात करूं कि यूपी में कितने राजस्व परिषद हैं, यानी कि यूपी में कितने राजस्व न्यायालय हैं। तो यूपी में टोटल राजस्व न्यायालयों की संख्या 2651 है। 2651 है। तो ये था हमारा राजस्व परिषद के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा जो कि आपको ध्यान में रखने वाली बात है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा कि 2011, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्व परिषद जो है इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय की बात करूं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ये हमारा है लखनऊ में, और इसका ज्यूडिशरी हेडक्वार्टर यानी कि न्यायिक मुख्यालय ये हमारा है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। तो ये बात आप याद रखिए। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यूपी में कुल राजस्व न्यायालय 2651 है। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेटा की। तो 2011 सेंसस, 2011 में आपको पता है जनगणना हुई थी, जिसमें ये इम्पोर्टेंट है। ये जो डेटा मैं आपको यहाँ बताऊँगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 2011 में सेंसस जो हुई थी उसमें गांव में निवास करने वाले लोगों की संख्या थी हमारी 68.8
23%। ये हमारी गाँवों में निवास करने वालों की संख्या थी, जो कि 83.3 करोड़ के बराबर थी, 83.3 करोड़ के बराबर थी। ये 2011 का सेंसस है। उसके बाद है यहाँ पे भारत में कुल गांव। तो भारत में कुल गांव की संख्या है 6,40,930। ये एकदम करेक्ट आंकड़ा है, जिसमें से अब ये आपको मैं बता दूं कि 6,40,930 इसमें से दो भाग में मैं डिवाइड करूंगा, जिसमें से आबादी वाले इलाका जो है वो है हमारा 5,97,464। ये हमारा आबादी वाला इलाका है। और बिना आबादी वाला इलाकों की संख्या 43,466 है। ठीक है, तो ये हमें डेटा याद रखने वाली बात है, इसे आप नोट कर लें, ये एग्ज़ाम में पूछने वाला है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला है गांव क्या है। तो यह एक सामाजिक इकाई है जो कि संविदादित तथ्य है, संविदित तथ्य है कि ये सामाजिक इकाई है। आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट कथन। अगर मैं आपको बात करूं इम्पॉर्टेंट कथनों के बारे में, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये हिस्सा जो मैंने आपको बताया, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछे जाने वाला हिस्सा बन सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें और इसे तैयार करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट कथनों की ओर। तो इम्पॉर्टेंट कथन में सबसे पहले मैं आपको ये जान लूँ कि गांव क्या है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये एक सामाजिक इकाई है, लेकिन अगर मैं इसका विस्तार रूपक वर्णन करूँ कि गांव क्या है, इसका विस्तार से मुझे आप समझाएं, तो विस्तार से मैं आपको यही बताऊंगा कि गांव शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ था। सबसे पहले इसका उल्लेख हुआ था वैदिक साहित्य में। सबसे पहले इसका उल्लेख हुआ है वैदिक साहित्य में, और जिसमें इसका गांव का परिभाषा क्या हो सकता है। तो गांव का परिभाषा है राज्य सरकार, यानी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एक भौगोलिक क्षेत्र गांव कहलाता है। राज्य सरकार यानी कि कह सकते हैं राज्यपाल द्वारा अधिसूचित एक भौगोलिक क्षेत्र गांव कहलाता है। गांव को ही हम कह सकते हैं कि गांव में जो परगना और तहसील होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। गाँव के अंतर्गत गांव होता है, परगना होता है। तो हम वहाँ पे बात करें, जो परगना होता है वह तहसील ही होता है, वो दोनों के दोनों सेम होते हैं। तो गांव होता है, तहसील या परगना होता है और ब्लॉक होता है। ये तीन चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखनी पड़ेंगी। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है ग्रामीण क्षेत्र घोषित होने के हेतु आवश्यक शर्तें। तो ग्रामीण क्षेत्र घोषित होने की आवश्यक शर्तों में से 3 शर्तें हैं। सबसे पहले है आपकी पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन जो है वो हमारी 5,000 से कम 5,000 से कम हो। जब घोषित नहीं हुआ है कि वो पॉपुलेशन कि वो गांव है, उस दौरान तक ये पॉपुलेशन 5,000 से कम होनी चाहिए। बाद में ये बढ़ सकती है, जब वो गांव घोषित हो गया है बाद में ये 5,000 से ऊपर बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि 5,000 से पहले मेरा 4,000 लोग रहते थे तो गांव घोषित हो गया, अब वहाँ 6,000 हो गए तो गांव नहीं है। नहीं, गांव है, लेकिन घोषित होने के पहले वो 5,000 से कम हुआ हो। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी, ये मैंने पहले आपको पहला बताया कि आवश्यक शर्तों में से पहला है पॉपुलेशन, दूसरा है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनघनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होना चाहिए। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होना चाहिए। और तीसरा जो अंतिम शर्त है वो है कि व्यवसाय कामगार पुरुषों में कम से कम 25% पुरुष जो व्यवसाय कर रहे हैं वो खेती से हो, उनका व्यवसाय खेती से जुड़े हुए हों। ये 3 शर्तें अगर मिलेंगी, कौन कौन सी। पहली तो पॉपुलेशन 5,000 से कम हो जब तक वो गांव घोषित नहीं हुआ है। दूसरा, पॉपुलेशन डेंसिटी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होना चाहिए। और तीसरा, व्यवसाय कामगार पुरुषों में कम से कम 25% खेती की व्यवसाय से लोग जुड़े हुए हों। 25% खेती के व्यवसाय से लोग जुड़े हुए हैं, तभी वो गांव या ग्रामीण क्षेत्र घोषित हो सकता है। अब बात करूं ग्रामीण का मुख्य व्यवसाय। ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय 2 है। एक है हमारा कृषि और दूसरा है हमारा पशुपालन।
ये दो चीज़ व्यवसाय हमारा ग्रामीण का मुख्य व्यवसाय है। फिर है ग्रामीणों का ग्राम सभा। तो ग्राम सभा मतलब मतदाता सूची में दर्ज ग्रामीण वाले लोग। मतदाता सूची में दर्ज ग्रामीण वाले लोग को ही ग्राम सभा कहते हैं। फिर है ग्राम पंचायत समिति, यानी कि ग्राम सभा द्वारा चुने गए लोग को हम ग्राम पंचायत समिति कहते हैं। और ग्राम पंचायत समिति में वही लोग आएंगे जिनको वोट डाल के चुना गया हो, जिनको वोट डाल के चुना गया हो। और इसकी संख्या, मेंबर्स की बात करूं कि जो इस समिति में कितने लोग रहेंगे, तो 7 से लेके 17 वार्ड मेंबर इसमें रहेंगे। उसके बाद बात करूं कुल ग्राम पंचायतें। कुल ग्राम पंचायतें की अगर हम बात करें तो भारत में यानी कि इंडिया में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या है हमारी 2,40,202। ये एग्ज़ाम का डेटा है, या याद कर लें 2,40,202। अब ग्राम पंचायतें क्या होती हैं? तो ग्राम पंचायत का मतलब है जहाँ ग्राम प्रधान बनता है। ये गांव से कम इसलिए है, ये गांव से कम इसलिए है क्योंकि कई गांव का एक ही प्रधान बन जाता है। अब आप सोचेंगे कि गांव की संख्या हमने बताया कि 6,40,000 समथिंग है। हमने यही बताया ना कि गांव की संख्या क्या है, गांव की संख्या कुल 6,40,930 मैंने बताया। और अभी मैं बता रहा हूँ कि भारत में कुल ग्राम पंचायतें 2,40,202 है। ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि कई गांव का एक ही प्रधान होता है। तम बहुत से कई गांव ऐसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो वहाँ पे केवल एक ही प्रधान होता है वहाँ का, इस वजह से ये संख्या कम है। ठीक है, अब मैं आपको बात करूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि गांव में जो लोग काम कर रहे हैं, गांव में जो ये कुल समितियां जो ये सब बन रही हैं, इसमें किन प्रकार के लोगों की आवश्यकता रहती है? तो किन प्रकार के लोगों की आवश्यकता से मेरा तात्पर्य कितने उम्र के लोगों से है। तो यहाँ पे मैं आपको लिखा हूँ कि मिनिमम एज ऑफ द मेंबर, मिनिमम एज ऑफ द मेंबर जो है, जो कि समिति में आएंगे, उनकी मिनिमम एज होगी 21 वर्ष, 21 साल के वो होने चाहिए। उसके बाद यहाँ बात की गई है पंचायत समिति के अध्यक्ष की। तो पंचायत समिति का अध्यक्ष जो रहेगा वो हमारा रहेगा ग्राम प्रधान, यही हमारा पंचायत समिति का अध्यक्ष रहेगा। अब यहाँ पे नोट की बात की गई है कि नोट में 2 पॉइंट हमको यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हैं। तो वो 2 पॉइंट हमारे क्या होंगे? तो उन 2 पॉइंट में पहला पॉइंट है हमारा कि यूपी में एक वर्ष में कम से कम 2 ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य होगी। यूपी में कम से कम 2 ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य होगी। और दूसरा पॉइंट होगा कि दूसरा पॉइंट हमारा है कि ग्राम पंचायत भंग होने पे, ग्राम पंचायत जो है अगर वो भंग होने पर, भंग मतलब या अगर किसी की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, या कोई मेंबर जो है वो लेफ्ट कर गया, छोड़ के चला गया, या डेथ हो गई या कोई मेंबर छोड़ के चला गया, तो ग्राम पंचायत के भंग होने पे तो 6 माह के अंतर्गत, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। 6 महीने के अंतर्गत आपको चुनाव कराना पड़ेगा। ये बातें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा लिखा है कि ये वीडियो क्या है। वीडियो मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। ये क्या होता है? ये हमारा है, पहला पॉइंट आप लिखिए वीडियो में कि गांव के लिए, पहला पॉइंट में आप लिखें कि गांव के लिए नियुक्त सरकारी पद, गांव के लिए नियुक्त सरकारी पद जिसे ग्राम सचिव कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में लिखें आप, इसका कार्य गांव के लोगों तक सरकारी यानी कि गवर्नमेंट योजना का फ़ायदा पहुंचाना होता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट है यह बीडीओ, यानी कि बीडीओ मतलब कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो यह बीडीओ को रिपोर्ट करता है। ये 3 पॉइंट आप याद कर लें। पहला पॉइंट था हमारा कि यह गांव के लिए नियुक्त सरकारी पद जिसे ग्राम सचिव कहते हैं,
पहला पॉइंट। दूसरा, इसका कार्य गांव के लोगों तक सरकारी योजना को का फ़ायदा पहुंचाना होता है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा, यह बीडीओ को रिपोर्ट करता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जाना, केवल और केवल बेसिक बातों को हमने इस वीडियो में समझ पाए हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि पटवारी ही लेखपाल है, ये इस बारे में जाना। उसके बाद हमने बोला कि राजस्व उप निरीक्षक कौन है, फिर राजस्व निरीक्षक कौन है, फिर अमीन कौन है। इसके बाद हमने देखा लेखपाल को किन किन भागों में डिवाइड किया गया और इन भागों किस प्रकार से प्रमोशन पाते पाते लोग शीर्ष तक जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि राजस्व परिषद क्या है, किस प्रकार किन 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 परिस्थितियों में हम किसी चीज़ को गांव कह सकते हैं। उसके ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत समिति क्या होती है, और मिनिमम एज ऑफ द मेंबर क्या हो सकती हैं यदि हम ग्राम समिति गठित कर रहे हैं। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है। उसके बाद हमने देखा कि वीडियो का क्या काम होता है और वीडियो और बीडीओ में अंतर हमने इस वीडियो में समझ लिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे राज्यों की संरचना किस प्रकार से हुई है, राज्यों की संरचना किस किस प्रकार से हुई है। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके अगले टॉपिक के बारे में, जो कि ग्रामीण परिवेश से ही संबंधित रहेगा। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं, लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।